हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो आज का जो ये वीडियो है वो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स का वीडियो है, जिसमें ये एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है और उसको हम समझाएंगे। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, एकदम शॉर्ट नोट्स है। इसको रिवीजन करने में बहुत आसानी है। और एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस तो आप लोग जानते ही हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक पढ़ पाना संभव नहीं है तो आप इस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स है। तो आज का जो ये वीडियो है वो एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, उसके फर्स्ट चैप्टर कब कहाँ और कैसे का नोट्स है। कब कहाँ और कैसे का नोट्स है। तो इसमें हम आज इस नोट्स को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मतलब कि हमारे अतीत जो बुक का नाम ही है वो क्या कह रहा है कि हमारे अतीत। इस बुक के नाम में ही हमारे अतीत, मतलब मेरा अतीत नहीं, हमारे अतीत, जो हम सब लोग हैं उन सब का अतीत के बारे में जानना। मतलब कि हम सब कुछ जान सकते हैं कि जैसे कि लोग क्या खाते हैं थे पहले कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन सब के बारे में जानना ही अतीत के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आज जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, तो आज से कई लाख वर्ष पहले जो मनुष्य का निवास स्थान था, जो मनुष्य निवास करते थे, वो नर्मदा नदी के तट पे करते थे। नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे वो। आज से कई लाख वर्ष पहले के जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। और जो लोग यहाँ रहते थे उसमें से कुछ लोग थे जो कि कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक का मतलब होता है एकत्र या जमा करने वाला। मतलब कि बहुत अच्छे संग्राहक थे। किसी भी चीज़ को जमा करना और एकत्र करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। और ये नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, तो इनके आसपास जंगल ही जंगल थी। तो ये जंगल की जो संपत्ति थी, उस टाइम कुछ और संपत्ति तो होता नहीं था, तो जंगल की संपत्ति से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जंगल में कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग अपने जो भोजन ये लोग अपने भोजन चाहे और जरूरत की चीज़ों का उत्पाद कहाँ से करते थे, तो ये सब जंगल से करते थे। जंगल से ही भोजन के लिए जड़ें, फल तथा जंगल के अन्य उत्पाद सब यहीं से ये लोग नर्मदा नदी के तट पर जो जंगल थे उसी से ये लोग अपना सब चीज़ संग्रह करते थे। इसीलिए ये लोग कुशल संग्राहक थे। और ये लोग जानवर का आखेट कि जानवर का शिकार भी करते थे। उस टाइम जंगलों में जानवर होते थे, तो उस टाइम सबसे पहले जो मनुष्य रहते थे वो जानवर का शिकार भी करते थे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आज से 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य कि गेहूं और जौ सबसे पहला उपजाना स्टार्ट किए थे। और कहाँ स्टार्ट किए थे, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। कि आज से 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य गेहूं और जौ को उपजाना स्टार्ट किए थे पहली बार। और कहाँ स्टार्ट किए थे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर इन्होंने गेहूं उपजाना आरंभ किया था। और ये लोग उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और बैल को जानवर को पालतू बनाना शुरू किए। और ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, तो गेहूं और जौ का उपजाना सबसे पहले कब आरंभ हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ पे आरंभ हुआ, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ओके, फिर जो अगली बात नेक्स्ट बात है वो ये है कि कृषि का विकास कहाँ हुआ, तो ये हुआ था गारो तथा बिंद की पहाड़ियों क्षेत्र में। यहाँ कृषि का विकास सबसे पहले हुआ। और ये लोग जो कृषि का विकास हुआ तो सबसे पहले क्या उपजाना शुरू किए, तो चावल। सबसे पहले ये लोग चावल को उपजाएं और बिंद जो पहाड़ है उसके उत्तर साइड में ये लोग चावल को उपजाना आरंभ किए। उसके बाद है कि आरंभिक नगर का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ और कब हुआ, तो आरंभिक नगर का विकास सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे पर आरंभिक नगर का विकास हुआ 4700 वर्ष पूर्व। आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर का विकास हुआ। उसके बाद गंगा और सहायक नदियों में आज से 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ये भी समुद्री तटवर्ती हैं, तो गंगा और सहायक नदियों के किनारे पर भी नगरों का विकास हुआ। और जो गंगा के दक्षिण का आसपास का क्षेत्र था, जो गंगा नदी के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र था, वो पहले मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
देख रहे हो ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है, तुम आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाया कीजिए जिससे रिवीजन करने में बहुत आसानी रहता है। तो गंगा के दक्षिण के आसपास का जो क्षेत्र था वो पहले मगध हुआ करता था और अब बिहार हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि देश का नाम। ओके, तो देखिए हम अपने देश के लिए हमेशा इंडिया या भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कहाँ से इसका नामकरण हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए इंडिया जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है, सिंधु कहते हैं। तो ये मतलब इंडस शब्द से इंडिया बना है। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा और सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि थी उसको इंडिया कहा। ठीक, तो ऐसे अपने देश का नामकरण हुआ। उसके बाद उत्तर पश्चिम के लोगों का समूह, उत्तर पश्चिम के जो लोगों मतलब उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। और इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो यहीं से हमने देश का नाम भारत भी पड़ा। अब जो हमारा अगला मतलब नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि अतीत की जानकारी। देखिए अतीत की जानकारी, अब हमें अतीत की जानकारी मिलेगी कैसे कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे क्या खाते थे पीते थे, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कैसे। तो इसके जो स्रोत हैं वो मतलब सबसे पहला है कि पुस्तकों के द्वारा, हम पुस्तकों के द्वारा मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि पुस्तक को ढूंढें और पढ़ें। और तो ये जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी हुई रहती थी, जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। मतलब कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक को उस टाइम हम लोग पांडुलिपि कही जाती है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि मेनू शब्द से निर्मित है और मेनू का अर्थ हाथ है। ठीक, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती पुस्तक है वो उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक, तो उस टाइम जो पुस्तकें थी वो पांडुलिपि पुस्तकें थी। और ये ताड़पत्रों और भोजपत्रों का भी प्रयोग करते थे। मतलब कि जो पांडुलिपि ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक का जो पेड़ की छाल थी उसको विशेष तरीके से एक भोजपत्र उसका तैयार किया जाता था और उसी ताड़ के पत्रों पे इसको लिखा जाता था। ठीक है, तो ऐसे हम इस पुस्तक को तैयार किया जाता था जिसको हम पढ़ के अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा हमारा स्रोत है कि महाकाव्य, कविताएं और नाटक। तो देखिए जो दूसरा स्रोत है वो महाकाव्य, कविताएं और नाटक है। मतलब इस जो महाकाव्य, कविता और नाटक है इसमें प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा का प्रयोग हुआ है। और उस टाइम जो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ वो आम लोगों के लिए हुआ है। ठीक है, महाकाव्य, कविता और नाटक को भी पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जान सकते हैं कि अतीत में पहले क्या हुआ करते थे। उसके बाद तीसरा स्रोत है कि अभिलेख क्या होता है कि ये मतलब कि किसी पत्थर या फिर किसी धातु पर जो लिखा गया लेख रहता है, मतलब उत्कीर्ण किया गया जो उभरा टाइप लेख रहता है उसी को अभिलेख कहते थे। और इस टाइम के अभिलेख में मतलब पहले के अभिलेख कैसे होते थे, तो उसमें राजा रानी के कार्य भी लिखवा दिए जाते थे और शासकों के आदेश को भी अभिलेख में लिखवा दिया जाता था। अगर हम कहीं किसी ऐतिहासिक जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पत्थर का कुछ बोर्ड लगा रहता है जिसमें कुछ लिखा रहता है, वही अभिलेख है। अभिलेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किया गया लेख है। और इसमें क्या होता था तक राजा रानी के कार्य और शासकों के आदेशों का वर्णन रहता था, इसी को अभिलेख कहते हैं। तो इसको भी हम पढ़ के जान सकते हैं कि उस टाइम के राजा रानी कैसे रहते थे, शासक का क्या आदेश रहता था, शासक कैसा शासन करते थे। तो इससे भी हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य कई वस्तुएं भी हैं जिससे हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसे पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और ये मतलब कि औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के के प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इस मतलब पुरातात्विद के द्वारा ही हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है कि पुरातात्विद क्या करते थे, तो पत्थर और ईंट के इमारतों के अवशेष,
चित्र और मूर्तियों का मतलब कि चित्र और मूर्तियों को पढ़ने का काम करते थे। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्का के लिए ये लोग खुदाई करते थे, छानबीन भी करते थे। और जानवर और चिड़ियों और मछलियों के हड्डियों को ढूंढते थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि तिथियों का मतलब। NCERT के क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है उसमें लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर के, तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब कि वर्ष गणना से है। ठीक है, तो जो वर्ष गणना है वो ईसा मसीह के जन्म तिथि से गणना की जाती है। जैसे कि 2000 अगर वर्ष हम कह रहे हैं तो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष। और अगर जन्म के पूर्व हो, अगर हम कुछ मतलब जन्म के पूर्व का जो होता है उसके लिए हम लोग ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग करते। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम BC लिखते हैं, मतलब कि इसका एक और अर्थ होता है कि बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व से होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, और उसके बाद मतलब कि तिथियों के पहले हम जो कभी कभी AD लगा देते हैं, AD का अर्थ हिंदी में होता है ईस्वी। ठीक है, ईस्वी को इंग्लिश में कहेंगे AD, और AD का हिंदी में अर्थ होता है ईस्वी। तो इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है इसका संबंध। और जो AD के जगह पे हम कभी कभी CE भी लगाते हैं, मतलब कि कॉमन एरा। और जो BCE लगाते हैं इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो इस प्रकार हमारे NCERT के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे अतीत क्लास 6 की जो फर्स्ट चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, उसका शॉर्ट नोट्स है, और इसको हम बहुत आसान तरीके से समझ गए हैं। आप लोग चाहें इसको लिख सकते हैं, और बहुत जल्द इसका PDF भी मिल जाएगा, और इसको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।